ओके क्लास, वी वर डिस्कसिंग अबाउट, मैं आपको रिस्क के बारे में बता रहा था कि रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दैट इज बेसिकली द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो शुरू में जब हमने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था तो आई सेड यू कि मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक स्टडी है, और मैंने आपसे कहा था अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं। उसकी एक रीजन ये होती है कि हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक देयर कैन बी द टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन। एक आपका ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग होती है जो मैनेजर्स अपनी परसेप्शन की बेस पे कर रहे होते हैं, विच मे राइट और विच मे बी रॉन्ग। और एक दूसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग जो हम कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैलकुलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हम डिसीजन कर रहे होते हैं। उस डिसीजन मेकिंग को हम कहते हैं दैट विल बी द मोर साइंटिफिक डिसीजन, दैट विल बी द मोर साइंटिफिक डिसीजन। नाउ अभी सपोज के अभी हम क्रिकेट की एग्जांपल ले रहे थे। सपोज के क्रिकेट के कोच ने डिसीजन लेना है और अपने 11 अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो कहेगी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इस प्लेयर को खिला रहे हैं, इस प्लेयर को ना खिलाएं। दैट मे और मे नॉट वर्क, बट दैट विल नॉट बी द साइंटिफिक डिसीजन। इसका साइंटिफिक डिसीजन क्या होगा? अगर हम सारे प्लेयर्स की, या जो कोच है सब प्लेयर्स की मीन निकाल ले, उसकी एवरेज स्कोर निकाल ले, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ले, उसके बाद उन सबको कंपेयर करे और फाइनल अपनी टीम को सिलेक्ट करे, तो दैट विल बी द मोर साइंटिफिक डिसीजन। नो, ये साइंटिफिक डिसीजन क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी परसेप्शन की बेस पे वो डिसीजन नहीं कर रहा, वो डिसीजन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैलकुलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस किस्म के जो डिसीजन होते हैं जब आप एज अ मैनेजर कर रहे होते हैं, तो इस किस्म के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं चैलेंज कर सकता? क्योंकि ये आप अपनी परसेप्शन की बेस पे नहीं, इसमें बायसनेस नहीं है। आप जो है सर्टेन कैलकुलेशंस कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इस दैट्स व्हाई एक फैक्टर ये होता है, बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि जो मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहते हैं, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड टू टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अभी जो दो चीजें आप लोगों ने बताई, रिस्क को हमने डिस्कस कर लिया कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग को हम एक्चुअली बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे थे कि प्लानिंग का जो बेसिक पर्पस होता है कि वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क। और रिस्क का मैंने आपको बताया कि दैट इज द डिविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। वी कैन कैलकुलेट द रिस्क थ्रू द स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्रू द प्रोबेबिलिटीज, through some different other formulas available in finance and statistics also. अच्छा, इसमें देखें एज ए मैनेजर जो है ना, तीन चीजें होती हैं। एक होती है सर्टेनिटी, जो आप लोगों ने भी शुरू में बात की, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है इफ देयर इज यू आर 100% श्योर दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज द सर्टेनिटी। उस केस में किसी को वरी होने की जरूरत नहीं है, मैनेजर को वरी होने की जरूरत नहीं होती। नाउ मैनेजर विल हैव टू बी वरी अबाउट व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी और व्हेन देयर इज रिस्क। रिस्क और अनसर्टेनिटी तकरीबन एक जैसी चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है दोनों में। टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है कि रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, वी कैन कैलकुलेट द रिस्क। ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या होती है कि व्हेन जब हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, ज़रा हमें कोई डाटा चाहिए होगा। जैसे अभी हम जो एग्जांपल उसकी ले रहे थे शाहिद अफरीदी की, अगर हमारे पास उसका 5-6 साल का डाटा होगा तो हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है और मैं आपसे कहूँगा उसका रिस्क कैलकुलेट करें, तो वी कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट विल बी द अनसर्टेनिटी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जी क्लास, अभी तक हमने जो डिस्कस किया इसके बारे में कोई कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं? मैनेजमेंट क्या होती है, ये बेसिक वो चीज़ें डिस्कस की हैं, मैंने रिवीजन कर रहे हैं हम एक चीज़, ये आपने पढ़ी हुई हैं सब चीज़ें। मैनेजमेंट क्या होती है, पोस्ट को ओबीसी एक्टिविटीज क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे इसको। रिस्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नो सर। जी, अब भूलेंगे तो नहीं चीज़ें? रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कैसा करते हैं, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग जो होती है फ्यूचर के लिए हम करते हैं। और दैट इज बहुत से पर्पस इसके होते हैं पर्पस, लेकिन एक बेसिक पर्पस ये होता है वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क।
नो प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि हम प्लानिंग को थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। प्लानिंग को हम 2-3 तरीकों से डिस्कस करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम प्लानिंग को करते हैं प्लानिंग बाय ऑपरेशन। Now when we discuss the planning with respect to the operations, हम कहते हैं there are 3 different types of plan जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है मिड टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं 1 साल के लिए या 1 साल से कम अरसे के लिए, तो दैट विल बी द शॉर्ट टर्म प्लान। अगर हम 2-3 साल के लिए बना रहे हैं तो दैट विल बी मिड टर्म प्लान। और अगर हम 3 से ज़्यादा अरसे के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए प्लान बनाएंगे तो दैट विल बी द लॉन्ग टर्म प्लान। तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग बाय ऑपरेशन। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है प्लानिंग को डिस्कस करने का, उसको हम कहते हैं प्लानिंग बाय ऑपरेशन। दैट इज द प्लानिंग बाय ऑपरेशन। जो भी आप बात कर रहे थे ना, विजन, मिशन, प्लानिंग बाय पर्पस, all these are the different things which are related to the planning. जी, अब मुझे बताएं जो आप डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज मिशन एंड विजन। विजन क्या होता है, व्हाट इज विजन? ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैनेजमेंट में, एचआरएम में, हर डिसिप्लिन में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बट वी हैव अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर दैट। विजन, व्हाट इज विजन? सर लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम विजन कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स को विजन कह सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? मुझे आता ही जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर फ्यूचर प्लान्स जो हमारे होते हैं सर उसको विजन कहते हैं, और जो करंट सिचुएशन में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होते हैं उसको हम मिशन कहते हैं। ओके, ठीक है। और इसके सर अलावा क्या होता है? विजन सर क्या? छोटे छोटे मिशन को कंप्लीट करके हम अपना विजन कंप्लीट करते हैं। विजन, विजन क्या होता है? व्हाट इज विजन? नहीं, आप लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एचआरएम में। ये चीज़ें आपको रिपीट करने का मकसद ये है कि फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे तो आपको पता हो कि व्हाट इज ऑल दैट अबाउट। जी, एनीवन, व्हाट इज विजन? सर विजन ये होता है कि आप मुस्तकबिल में अपनी कंपनी को कहाँ पे देखते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा देखें, विजन को हम 2 तरीकों से डिफाइन करते हैं, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगी, और ये क्लास पार्टिसिपेशन के भी आपके ज़्यादा नंबर होंगे एंड में। विजन को हम 2 तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक तरीका तो ये जो आपने अभी बताया है कि विजन जो होता है, एक तरीका ये होता है कि वेयर यू वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किस जगह पर देखना चाह रहे हैं, दैट इज द विजन। ठीक है, यानी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस स्टेज पर आप देखना चाह रहे हैं। इसकी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज डूइंग डिप्लोमा इन 1995। एक पेट्रोमैन इंस्टीट्यूट होता था, शायद आप लोगों ने तो नाम नहीं सुना हुआ। बहुत एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट होता था पिंडी इस्लामाबाद में। तो आई वाज डूइंग द डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहा था। तो उस ज़माने में मैंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी बिल गेट्स की, जो फाउंडर है इसका माइक्रोसॉफ्ट का। ना ये किसी मैगजीन में उसने छोटी सी स्टेटमेंट दी थी कि देयर विल बी ना, ये मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ जब कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे, और जिसके पास कंप्यूटर होता था हम कहते थे इज अ वेरी रिच पर्सन। विंडोज उस वक्त नहीं होती थी, डॉज होती थी, और हम टाइपिंग करके वो लाते थे। जब विंडोज नहीं आई तो वी वर सरप्राइज कि क्या चीज़ आ गई। एनीवे, तो ये वो टाइम है। उस वक्त एक स्टेटमेंट उसने दी थी किसी मैगजीन में, और उसने कहा था देयर विल बी अ टाइम इन फ्यूचर कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हार्डवेयर है उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है पूरी दुनिया में हम आम आदमी के घरों तक पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया में हम हर आम आदमी के घरों तक पहुंचाएंगे ना। ये वो टाइम था जब हम सोच भी नहीं सकते थे कभी हम कंप्यूटर लेंगे। लेकिन आज देखें, आफ्टर 14-15 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स, दैट विजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, वो किसी के से उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने मेहनत की, और आज कौन सा ऐसा घर है
पूरी दुनिया में, जिसमें कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा होगा, जिधर ये माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं हो रहा होगा, सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा होगा, इसको हम कहते हैं विजन। कि विजन कि आप अपने 15 साल के बाद, 10 साल के बाद अपनी कंपनी को किस जगह देखना चाह रहे होते हैं, और फिर आप आराम से नहीं बैठते, उस विजन को अचीव करते हैं, उस स्टेटमेंट को अचीव करते हैं। दैट इज द विजन। सो एक तरीका जो आपने बताया कि यू आर राइट कि वी कैन डिफाइन द विजन। विजन को हम किसी तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द वेयर यू वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किधर देखना चाह रहे हैं। दैट इज द विजन। विजन का एक और भी मतलब होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक विजन को हम कहते हैं इट इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू फोरसी द फ्यूचर। अब ये देखें, हम प्लानिंग के हेड में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग जो हमने डिस्कस किया, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, विजन भी जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है ना। तो विजन का जो दूसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं इट इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ लीडर टू फोरसी द फ्यूचर। foresee the future, to see the future, so what can happen in the future. No vision, जो पाकिस्तान का विजन किसने दिया था? लामा इकबाल। The vision of Pakistan was given by Allama Muhammad Iqbal in 1930, I think, in Khutbah al-Aba address. उन्होंने एक जब एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था कि there will be a separate homeland for the Muslims of subcontinent. ठीक है, एक जलसे में उन्होंने ऐलान किया था, हम पढ़ते थे बुक्स में भी। नो, जब उन्होंने ये ऐलान किया था, अब अल्लामा इकबाल तो हमारे लीडर हैं, हम कहते हैं कि सदी में एक ही इकबाल आया, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे हिंदुओं के लीडर से, वो कहते थे ही इज मैड, ही इज टॉकिंग अबाउट द इम्पॉसिबिलिटीज, ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। बल्कि एक स्टेटमेंट अभी तक मुझे याद है कि उसमें सोशल स्टडीज की बुक्स में होती थी, नेहरू की, जो उनका लीडर था, वो कहता था ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अल्लामा इकबाल हमारे लीडर थे, हम कहते थे, बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट की बेस पे लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट हो गए और उन्होंने एफर्ट स्टार्ट कर दी। अनफॉर्चुनेटली अल्लामा इकबाल की डेथ हो गई 2 साल के बाद, जब उन्होंने ये ऐलान किया। उसके बाद उस विजन को, दैट विजन वाज कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड रियलिटी बाय अनदर विजनरी लीडर, दैट इज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने उसको ग्राउंड रियलिटी में चेंज करके दिखाया। ना जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब अल्लामा इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी तो ऐसा लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, कभी इम्पॉसिबल। लेकिन हमारे वो लीडर थे, लीडर तो कहता जी ये पॉसिबल है। जब उन्होंने स्टेटमेंट की, लोगों ने अपनी जानें दी। आपने अपनी फोर फादर से पूछे हैं कि कितनी लोगों ने जानें दी, कुर्बानियाँ दी, अपनी जायदादें छोड़ के, हमने कहा था पाकिस्तान जाना है हमने। तो ये होता है विजन। यानी एक लीडर जो होता है अपनी नेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को, अपनी लेबर को, अपने पीपल को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक विजन देता है, और इस विजन को वो फिर ग्राउंड रियलिटी में चेंज करके दिखाता है, ठीक है। विजन होती है यूजुअली एक स्टेटमेंट होती है जो हम हैंग कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक उसको ग्राउंड रियलिटी में चेंज ना करें। तो विजन को 2 तरीकों से अभी हमने डिफाइन किए हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, जब हमने थोड़ा सा रिवीजन की है। एक तरीका तो ये होता है विजन का कि विजन इज द वेयर यू वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, किधर ले जाना चाह रहे हैं, वेदर यू कैन बी द मार्केट लीडर होना चाह रहे हैं, ठीक है, या कितना मार्केट शेयर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट होता है विजन का, कि दिस इज द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ लीडर। One of the way we can differentiate between the manager and the leader is that a leader जो होता है वो अपने लोगों को, अपनी लेबर को, अपने एम्प्लॉइज को एक विजन देता है, और इस विजन को वो ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाता है। उसके लिए फिर सारे लोग एफर्ट करते हैं, मिलकर एफर्ट करते हैं। तो दैट इज द विजन। जी, विजन इज क्लियर टू एवरीवन? ये भूलेगा तो नहीं अब? नो सर। ये आपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब भी कभी आपसे पूछे, कोई टीचर पूछे, किसी इंटरव्यू में जाएं, तो आपको बुक की डेफिनेशन याद हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और आपने उनको बताना है कि व्हाट इज द विजन। जो सेकंड एस्पेक्ट है इसमें प्लानिंग का, दैट इज द मिशन। ये जितने भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट, और ये चीज़ें सारी आगे जाके हम यूज़ करेंगे ज़ाहिर है। इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट जो है दैट शुड बी वेरी क्लियर। मिशन क्या होता है? व्हाट इज मिशन?
सर जिसमें आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, हम थोड़ी चीजें दोबारा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मिशन को भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मिशन? लेकिन जब मैनेजमेंट में हम मिशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो इसके अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग देखें मिशन के, तो वो ठीक कह रहे हैं, कोई टारगेट ऑब्जेक्टिव्स टाइप का होता होगा, लेकिन मैनेजमेंट में हम बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं मिशन की एज अ मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट्स। जी, व्हाट इज मिशन? एनीवन? जिसमें कंपनी के बिजनेस को डिफाइन किया जाए। बिजनेस को तो डिफाइन उसके किया जाए। और इसमें कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, जी, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। जी, यू आर राइट। मिशन को हम इसी के से डिफाइन करते हैं कि मिशन जो होता है कि आपकी व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपने बताया कि व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग बिजनेस। उसका जो बेसिक पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर डूइंग बिजनेस, दैट इज द मिशन। मिशन की जो हम डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट में, वो डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। यानी इसको हम कहते हैं व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स फॉर डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का मिशन क्या होगा कि टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द nearby cities at the affordable rates in the management science and the engineering disciplines. That will be the sort of mission of the Federal Urdu University. क्योंकि बेसिक चीज इसका ये है ना, बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज द मिशन। या उसका बेसिक पर्पस क्या है फॉर डूइंग बिजनेस, दैट इज द मिशन। तो ये मतलब होता है मिशन का, जो भी आपने बताया है, द बेसिक रीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस और द बेसिक पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग बिजनेस, दैट इज द मिशन। और जो शुरू में आपने किसी बच्चे ने बताया था, स्टूडेंट ने, कि जो विजन होता है वो फ्यूचर के लिए, और मिशन में हम करंट चीज़ों को ज़्यादा वो देख रहे होते हैं। तो यू आर राइट, इसमें करंट बिजनेस को हम देख रहे होते हैं। मिशन को इस वजह से हम इसको कहते हैं करेंसी, कि आपकी जो है आपका जो बेसिक रीज़न क्या है और क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या काम कर रही है। तो दैट इज द बेसिक रीज़न ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड दैट इज रिलेटेड टू द मिशन। जी, इज इट क्लियर? मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है? अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं कुछ चीज, लेकिन ये चीजें दोबारा भूलनी नहीं चाहिए। कभी कोई भी लेक्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज दी, जो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग में और मैनेजमेंट में, दैट इज द स्ट्रेटजी। दैट इज स्ट्रेटजी। व्हाट इज स्ट्रेटजी? जी, स्ट्रेटजी क्या होती है? गोल को अचीव करने के लिए सर जो हम एक हिकमत अमली अप्लाई करते हैं, उसको हम यही कहते हैं। सर गोल को अचीव करने के लिए जो वेज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम स्ट्रेटजी कह सकते हैं। ओके, प्रोसीजर को भी हम डिफाइन करेंगे, रूल क्या होते हैं इसको भी डिफाइन करेंगे। और व्हाट एल्स इज द स्ट्रेटजी? ओके, देखें, एक चीज तो आपने याद रखनी है कि जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लानिंग। जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लानिंग। स्ट्रेटजी जो होती है, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ प्लान। ठीक है, स्ट्रेटजी इज आल्सो सॉर्ट ऑफ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्लान होता है ये। स्ट्रेटजी को हम कहते हैं दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और द मास्टर प्लान दैट हाउ टू अचीव द basic purpose or the mission of the organization through the deployment of resources across the different departments, across the different functions, across the different products, and across the different product lines. That is the strategy. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ये एक मास्टर प्लान होता है, यानी एक आम प्लान नहीं है, दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और मास्टर प्लान। और इसका पर्पस क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू हम अपने मिशन को, अपने बेसिक पर्पस को अचीव करते हैं। और किस तरह अचीव करते हैं? थ्रू द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें जब भी व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेटजी, यू विल नीड द रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे
you cannot implement the strategy and you cannot achieve the goals behind that strategy. तो वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी हम देखते हैं कि उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देने हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कितने रिसोर्सेज देने हैं, और अकाउंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज देने हैं. So that is the very important component of the strategy, that how to deploy the resources across the different functions and across the different departments. तो strategy जो होती है that is इसको कहते हैं that is the comprehensive plan or the master plan through which we can achieve the basic purpose or the mission of the organization. ये जाहिर है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको आज डिस्कस करूंगा जो हम रिवीजन कर रहे हैं. स्ट्रेटजी किस तरह बनाते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी. आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आप ह्यूमन रिसोर्स की स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी, क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेटजी के. जी क्लास, हाउ यू विल मेक ए स्ट्रेटजी. सर हम उसमें स्ट्रेंथ वीकनेस देखेंगे कंपनी की, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे. ओके, और स्पॉट एनालिसिस करेंगे उसका. यस सर. ठीक है, चलें. और सर मिशन विजन को सामने रख के ही सर स्ट्रेटजी बनती है. ओके, एक चीज तो मैं आपको बताऊं जो सारी और कोर वैल्यूज आ जाती हैं इसमें. सॉरी, इसमें क्या आ जाता है, दोबारा बताएं. ओके, एक चीज तो आपने याद रखनी, सारी चीजें ना वी कैन नॉट डिस्कस इन आइसोलेट विद ईच अदर. ये ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. विजन, मिशन, स्ट्रेटजी. कुछ लोग कहते हैं कि विजन से स्टार्ट करें, कुछ लोग कहते हैं नीचे रूल से स्टार्ट करें. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. जब हम कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे होते हैं मैनेजमेंट का, किसी भी का, चाहे ह्यूमन रिसोर्स का हो चाहे फाइनेंस का हो, तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. तो स्ट्रेटजी में क्या था, बेसिक कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं. आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है तो व्हाट विल बी सीन, बट एक सिंपल से कंपोनेंट्स क्या होंगे जिसकी बेस पे कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप. जी क्लास, ये स्ट्रेटजी मैनेजमेंट पढ़ा हुआ आप लोगों ने. कनेक्टेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा हुआ सब लोगों ने. ओके, मैं 5-6 कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं कि जब भी हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, ये भी आप लोगों ने भूलना नहीं है, इसको याद रखना है. चाहे कोई भी स्ट्रेटजी बनानी हो, चाहे आपने फाइनेंस से रिलेटेड बनानी हो, क्वालिटी की बनानी हो, लेबर से रिलेटेड बनानी हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बनानी हो, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेटजी के, वो हमने विल कीप इन माइंड. इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लें अगर आपके पास है कॉपी पेंसिल, नोट करते रहें. सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले कंपोनेंट इसका होता है जो हम देखते हैं उसको कहते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी. वी विल हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी. स्कोप का मतलब ये होता है, स्कोप डिफाइन द ब्रेड्थ एंड डोमेन ऑफ द स्ट्रेटजी. यानी इसका मतलब ये होता है कि वो जो स्ट्रेटजी बनानी है आपने किस लेवल पे बनानी है. जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाने जा रहे होते हैं तो हमें वी विल हैव टू डिसाइड कि वो स्ट्रेटजी हमने किस लेवल पे बनानी है. नाउ स्ट्रेटजी के जो होते हैं डिफरेंट स्कोप्स होते हैं या डिफरेंट लेवल्स होते हैं. इसका जो एक लेवल होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्कोप या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. ना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो वो होती है जो आपकी टॉप मैनेजमेंट बना रही होती है. ठीक है, दैट विल बी मेक बाय द टॉप मैनेजमेंट. लाइक अगर आपने किसी कंपनी के साथ फ्रेंचाइज करना है, जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो आपका टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी. इसका मतलब है वो जो स्ट्रेटजी बनानी है टॉप लेवल पे बनेगी. इस दूसरी जो इसका लेवल होता है उसको हम कहते हैं डिवीजन लेवल स्ट्रेटजी और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करना है अपनी प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है, कोई चेंजेस लेकर आनी है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो दायरा टॉप मैनेजमेंट विल नॉट डिसाइड, वो आपका मैनेजर डिसाइड कर लेगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वही डिसाइड कर लेगा. तो इसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और
बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। जी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? तो आप क्वेश्चन करना चाह रही थी? ओके, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है। इसके बाद जो इसका लोअर लेवल होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। जो लोअर लेवल जो लोग ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, जो लेबर, हमारा जो सब्जेक्ट है लेबर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लेबर से रिलेटेड आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, दैट विल बी द ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। यानी उन लोगों के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो डायरेक्ट ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं। जब भी हमने कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो तो यू विल हैव टू डिसाइड कि हमने वो स्ट्रेटेजी किस लेवल पे बनानी है, वेदर दैट इज द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होगी, या वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होगी, या वो जो है अपने ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी होगी। ये 3 लेवल जो है यूजुअली बुक्स में डिस्कस किए होंगे, लेकिन 2 चीज़ें इसको मैं अपने पास से भी डिस्कस करता हूँ। अगर हम इसको दोनों तरफ से एक्सट्रीम कर लें तो एक होती है ग्लोबल लेवल स्ट्रेटेजी। ग्लोबल लेवल स्ट्रेटेजी भी होती है जो पूरी ग्लोब के लिए हम एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, मल्टीनेशनल जिस तरह यूज कर रही होती हैं, और अ सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बीइंग ऑल ओवर द ग्लोब। और दूसरी होती है इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटेजी। के बाद वो आपके इंडिविजुअल जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जैसे इंजीनियर्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए हम एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी कि जब भी आपने कोई किसी भी चीज़ के बारे में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो सबसे पहले वो आपने डिफाइन करना है कि वो स्ट्रेटेजी आपने किस लेवल पे बनानी है। ठीक है, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजी। यू विल हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजी। जी, इज इट क्लियर? जी, ये क्लास चीजें क्लियर हो रही हैं? आप साथ साथ फीडबैक मुझे देंगे अपना। जी Yes, sir. जी सर, जी सर। ये कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे थे, स्कोप को हमने डिस्कस किया। सेकंड जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्ट्रेटेजी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक अच्छी स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? जी क्लास सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एज को ही कहते हैं, मतलब कि जो हम किसी दूसरे से कोई एक हमारे पास वजह होती है जिससे हम दूसरे से आगे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनी एज ओवर द कंपेटिटर्स, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कोई भी एज जो है कि हाउ यू आर डूइंग डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंपेटिटर्स, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, जो एज होता है आपको, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, हाउ दे कैन क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर मार्केट वैल्यूएशन करके, मार्केट में देखे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ओके, उस मार्केट हिसाब में से देखिए। कर सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपल करें कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? क्या सोर्सेज होते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? जी, एनीवन, कोई भी चीज जो दिन में आ रही हो। एक तो आपने वैल्यूएशन बताया, SWOT एनालिसिस वगैरह भी करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर नहीं पता। ओके, कुछ बहुत से सोर्सेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज अभी हम डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ना, जो वेरी बेसिक सोर्स, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी। थ्रू दी टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। थ्रू दी कॉम्पिटिटिव जो टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, एग्रीड और नॉट? सर एग्रीड। सर शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। ये शोर इस वजह से आ रहा है, आप लोग अगर अपने माइक्स को म्यूट कर दें, सिर्फ जिसने क्वेश्चन का आंसर देना ना वो अनम्यूट करे तो फिर शोर नहीं आएगा। तो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल कि अपने माइक्स को, बजाय इसके कि मैं म्यूट करूं फिर कोई बोल नहीं सकेगा,
मैं ही बोलता रहूँगा, और इस वजह से मैंने आपको ऑप्शन दी हुई है कि जब आपने अनम्यूट करना हो तो आप कर सकें। तो कोशिश करें जब क्वेश्चन हो तो उसको अनम्यूट करें, उसके बाद फ़ौरन म्यूट कर दें ताकि वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो वी वर डिस्कसिंग दी सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसमें मैंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द वेरी कंसीडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी में एक प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस करता हूँ। सपोज कि जिस कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल में कैमरा लगाया होगा तो दैट वाज हिज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना, किसी ने तो लगाया होगा ना पहले। अब अगर एक कंपनी ने लगाया तो अगर 10-15 दिन के बाद दूसरी कंपनी ने भी लगा लिया, तीसरी कंपनी ने भी लगा लिया, तो पहली वाली कंपनी का वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा? नो सर। कॉम्पिटिटिव Technically एडवांटेज नहीं competition रहेगा क्योंकि वो कॉपी कर लिया, दूसरे लोगों ने, कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी कर लिया। तो टेक्नोलॉजी नो डाउट दैट इज कंसीडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेकिन इसको हम कहते हैं कि दैट इज आजकल के ज़माने में व्हेन देयर इज चाइना, जिधर चाइना हो तो वो तो कॉपी करने में देर नहीं लगाते ना, जस्ट कॉपी करते हैं, पूरी दुनिया में चीज़ों को फेंकते हैं। चाइना को भी छोड़ के आप गुजरांवाला चले जाएँ, आप उनको सैंपल बताएँ, आपको उससे अच्छा सैंपल पर जो है कम पैसों में बना के दे देंगे। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी जो है दैट इज कंसीडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेकिन उसको हम कहते हैं दैट इज द लीस्ट सस्टेनेबल। व्हेनेवर वी डिस्कस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो उसके साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वो कितना अरसा मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है सस्टेन करेगा मार्केट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो टेक्नोलॉजी जो है दैट इज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेकिन इसको हम कहते हैं दैट इज लीस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये लीस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंसीडर होता है, यानी दूसरे लोग आसानी से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, दैट इज इसको कहते हैं मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल मैनेजमेंट चल रही होती है, तो जैसे वो अंग्रेजों के ज़माने के रूल चल रहे हैं वही चल रहे हैं, और कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ नहीं हो रही थी, दे डोंट लाइक रिस्क टेकिंग, इनोवेशन नहीं होती है, वो जैसे पुरानी चीज़ें चल रही होती हैं उसी तरीके से चीज़ों को चला रहे होते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें, अगर कोई मल्टीनेशनल में है या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं, रिस्क ले रहे होते हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, रिस्क को जब हमने डिस्कस किया था तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि रिस्क का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमें नुकसान होगा, हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क आपको लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप में, और जब इसको बिजनेस वगैरह में हम बात कर रहे होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे इसका सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो सेकंड है दैट इज दी जो आपका मैनेजरियल स्टाइल है, दैट कैन आल्सो क्रिएट द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। लेकिन अगेन अगर ये भी काफ़ी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ी सी अकल आ जाए और वो भी ये चीज़ें करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर है ये काफ़ी हो सकती हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, कभी सुना नाम आपने ये पढ़ा हुआ है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं, एचआर में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? जी, anyone from class? Okay, business process को हम define करते हैं, these are the set of the different activities which have a certain input, have a sort of transformation process and then have a sort of final output. तो इसकी मैं just example देता हूँ कि different organization में different processes हो रहे होते हैं। Like आपकी जैसे यूनिवर्सिटी होती है, इसमें एक एडमिशन का प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस, एक इनपुट क्या होता है कि आप ऐड आता है और फिर आप उसमें अप्लाई करते हैं, फिर आप टेस्ट होता है, इंटरव्यू होते हैं और आपकी सिलेक्शन होती है और आपके वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए ज़्यादा आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसमें, लेकिन इसमें देखिए इस प्रोसेस को लोगों ने किसी के जरिए रिफाइन किया। अगर किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो वो कहते हैं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठें, आपको कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं है,
उधर ऑनलाइन पे उनकी वेबसाइट होगी, ऑनलाइन ही आप उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर देंगे, कोई आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं आपका टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएगा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, जो यू डोंट हैव टू विजिट देयर। और आजकल तो ये है कि क्लासेस भी वो कहते हैं ऑनलाइन ही, फीस भी सब कुछ ऑनलाइन, वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सिटी का। तो जो मैं बताना चाह रहा था कि वो जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखें, उन लोगों ने बिजनेस प्रोसेस को एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी किसी के से चला रही है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी ने उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी के से बनाया, उसी प्रोसेस को रिफाइन करके। इसी तरीके से आप बैंकिंग की एग्जांपल लें, चेक कैश करवाना एक प्रोसेस है। अब पुराने ज़माने में अगर आज से 8-10 साल पहले चेक कैश करवाना होता था तो वो पूरा घूमता था क्लर्क, कभी भी, बल्कि ऐसे ही होता है कुछ टिपिकल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लर्क बैठा होता है, नाम बोल रहा होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और आपकी बारी आ रही होती है। अब जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, वो कंप्यूटराइज, वो स्लाइड चल रही होती हैं, ऑटोमेटिकली 5 मिनट में आप अपने पैसे लेकर बाहर आ जाते हैं, या वो एटीएम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी उस प्रोसेस को उन्होंने रिफाइन कर दिया, उसको री इंजीनियर कर दिया। तो these processes can also be the source of competitive advantage. ठीक है, ये जो प्रोसेस है that can also create the source of competitive advantage for the organization. तो क्लास we were discussing the sources of competitive advantage. मैंने आपसे कहा बहुत से sources होते हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको बताया, पहले हमने बताया कि that is technology. टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बट दैट इज कंसीडर्ड लीस्ट सस्टेनेबल, जो कॉपी कर लेते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज द मैनेजमेंट स्टाइल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन वो भी कॉपी कर सकती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमने बताया बिजनेस प्रोसेस भी किसी हद तक कॉपी कर सकती है। इसके अलावा भी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है, ये आप लोगों ने बताना है। व्हाट इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ये सोचें सब लोग, बताएं मुझे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और क्या हो सकता है? जी क्लास 3 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, और बताएं आप लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर स्किल्ड वर्कफोर्स जो होती है, टैलेंट। ओके, नाउ व्हाई टैलेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? क्यों होगा ये? ठीक बता रही हैं आप सर बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है एक इंसान की जो स्किल्स है वो दूसरी कंपनी में हर एक के पास तो नहीं हो सकती। इस वजह से हर बंदे का अलग से माइंड है। अगर आपके पास एक अच्छा इंटेलिजेंट स्किल्ड पर्सन है तो वो दूसरी कंपनी उसको या तो उसको हायर करेगी, लेकिन उसके तरह से दूसरों को आप ट्रेन नहीं कर सकते हो। राइट, वेरी राइट, यही मैं सुनना चाह रहा था। अब ये देखिए, यू आर दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, उसको कहते हैं दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आप लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं सब लोग। ह्यूमन रिसोर्स इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।